हाय बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या है, हमारे पास के एलिमेंट शेल्स होती है, उसने फिक्स्ड शेल्स बताई थी। आपने क्लास 9 में पढ़ा था। जो नील्स बोर्स ऑफ एटम है वो एक प्रूव ट्रू किया गया था, पर लेकिन अब क्लास 11 में कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। देखो, सबसे पहले बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब जो +1 शो करते हैं, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दान देते हैं, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे पहला इसका पॉस्टुलेट था दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ एंड आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स हैव कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। अब उन्होंने क्या बोला था, हम ऊपर वाले में आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पाथ में, और उसी को ही हम क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है, एक जैसे कि के शेल ले लो आप, इसमें अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फिर उसके पास फिक्स्ड रेडियस होगा, उसके पास फिक्स्ड एनर्जी होगी, एंड और उस जिस पाथ के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या कह देंगे, ऑर्बिट कह देंगे। ये चीज़ उन्होंने बोली है, फिर से बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के अराउंड इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, और उनको कहते हैं ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स के अंदर कांस्टेंट एनर्जी होती है और उनका रेडियस कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम उसका सेकंड पॉस्टुलेट देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज़ गेन्ड और एमिटेड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट तब तक नहीं चेंज होता जब तक उसकी जो एनर्जी है वो गेन हुई हो या एमिट हुई हो। अब गेन और एमिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको हमने 1000 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो फिर आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको अंदर बोलेगा वाह हमारे को 1000 रुपीज़ बोला, अब तो हम चॉकलेट खाएंगे, चिप्स खाएंगे। अगर हमने आपसे 1000 रुपीज़ ले लिए तो आपके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। आप बोलोगे यार ये तो हमसे ले लिए, तो फिर लेने को क्या बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, एमिशन, और देने को क्या बोलते हैं, एनर्जी। मतलब जब उसने गेन किया तो फिर उसको गेन कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी गेन की तो उसको गेन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी फेंक दी बाहर तो फिर उसको एमिशन कहेंगे। तब उन्होंने क्या बोला इसमें, गेन और एमिटेड द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। मतलब जो एनर्जी का गेन और वो है ना, वो बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर मैनर में करता। जैसे कि फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका बाहर से एनर्जी मिली, इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिली। अब एनर्जी लेके उसने एक शेल जंप कर दी, अब उसको फिर से मिली, अब उसने एक शेल जंप कर ली। अब उसको जो एनर्जी सारी ख़त्म होगी, अब वो फिर से जब एनर्जी ख़त्म होगी तो नीचे वाले शेल में आ जाएगा, और टप टप और नीचे वाले शेल में आ गया और यहाँ पे घूमने लग गया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड गेन और एमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉस्टुलेट में इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है जब हम गेन करते हैं एनर्जी को, वो होता है जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर। एन का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट, जौन सी भी ऑर्बिट होगी, एन 1 2 3 4। लूज एमिशन, जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर यहाँ पे थर्ड में होगा तो फिर 2 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, और अगर 1 में होगा तो 2 या 3 में चल जाएगा, उसको गेन। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ही चीज़ बताई हुई है। क्या बताया है हमारे को कि ये हमारे पास N1 है, ऑर्बिट 1, ये ऑर्बिट 2 है हमारे पास। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम कह देते हैं चेंज ऑफ एनर्जी। ये लोअर हो गया, एनर्जी कम है, और हायर एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे ऐसे 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 को आ ही जा रहा है, तो फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, गेन ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या बोला है, वो कॉन्टीन्यूस मैनर में नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तब आ जाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मतलब एनर्जी इन फर्स्ट सेल माइनस एनर्जी इन सेकेंड शेल। मतलब कितनी एनर्जी है, ये पहले उसकी एनर्जी कितनी थी और अब कितनी एनर्जी, पहले आपके पास कितने पैसे थे और अब आपके पास कितने पैसे खर्चने के बाद। तो फिर हमको पता चल जाएगा कि आपके अंदर आपके पास कितने पैसे थे, या तो फिर आपने कितने पैसे खर्चे। ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट आ जाता है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑब्जॉर्ब्ड or emitted when the transition occurs between stationary state that differ in the energy by E is given by new change in energy upon H। अब आप सोच रहे हो H क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, तब देखो हमारे पास उन्होंने क्या बोले कि जो
फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसको न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ न्यू ऑफ अ रेडिएशन ऑब्जर्व, जो उसने रेडिएशन उसने ली है और बाहर फेंकी है, जब उसकी ट्रांजिशन अकर होती है बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय, मतलब उनको हम उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हाँ उसने कितनी एनर्जी बाहर निकाली है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है न्यू इज इक्वल टू चेंज एनर्जी अपॉन एच, दैट इज ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल अपॉन एच। सबसे पहला फोर्थ आ जाता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड। क्वांटिसाइज का मतलब एक मेजर्ड वैल्यू में, एम ई मतलब मास ऑफ एनर्जी, वी आर मास इंटू एच अपॉन 2 पाई। सो यहाँ पे देखो हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला है जिसमें एम ई के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी के वेलोसिटी, आर के रेडियस, एच के प्लैंक्स कांस्टेंट और एन के इंटीजर जौन सी भी हमारी के वैल्यू होगी, जौन से हमारा ऑर्बिट होगी। तो फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, 10 एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई हटा दो यहाँ पे, 10 एक इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटरजनल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2y। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि मतलब अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी एक दूसरे मूव करेगा, तभी क्या कहते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में तभी मूव करेगा जब उसको जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक इंटीजनल मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से वो 1.5 में आ गया, ये कोई इंटीजर है? 1.5 इज़ एन इंटीजर? नो, 1.5 इज़ नॉट इंटीजर। अगर ये 1 से 2 में नहीं आ जाता तब तक नहीं होगा, जब 1 से 1.5 में आएगा तब नहीं होएगा, और 1 से 2 में आएगा तो होएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए उन्होंने ये बोला है दैट्स वाई के बाद हमारे पास लिखा ओनली सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट इज़ अलाउड, मतलब इसके बाद ओनली सर्टन फिक्स्ड इज़ अलाउड। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली फॉर एच, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ये कॉमर्स है, नॉट अ 3 और 9, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मतलब ये सिर्फ एच, एच ई, एल आई और बी ई तक होता है एप्लीकेबल। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको एच ई, एल आई ये लिखे हो, ये 4 एटम्स ही, 4 एलिमेंट्स लिखे हुए दिखेंगे आपको, और कोई भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कितनी बाकी की देखो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। लेट मी राइट हेयर, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। क्यों होता है? इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर ही एक में कैपेबल होता है। बाकी बी के बाद अगर आप कोई और एलिमेंट देखोगे वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता। अगर आप सोडियम देखो, Na का क्या होता है? 11। अब वो अपने से 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकाल, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी कि पागल हो जाएगा Na। तो इसलिए बस ये बी तक ही कैपेबल होता है। बी के लिए भी कुछ हद तक 3 इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तो 2 निकाल रहा है, ये 3 निकाल रहा है। सी, इसने 1 निकाला है, इसने निकाला, इसका ऑलरेडी 1 होता है, इसने 2 निकाला है। तो इसलिए कि मतलब बोरॉन का जो सिस्टम था ना वो बहुत दूर तक एप्लीकेबल नहीं था, बस कुछ एलिमेंट्स, मतलब 4 ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। और उन एलिमेंट्स को क्वेश्चंस में, रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा। मतलब आप क्वेश्चन में बोल दो कि Na ने अगर 10 एलिमेंट्स, सपोज अगर Na ने 10 एलिमेंट्स ने 10 अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो फिर बताओ इसका क्या होगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका रेडियस कितना होगा। बस ऐसे ही पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। बस अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, जिसमें न्यूमेरिकल्स एंड प्लस फार्मूलाज, जिसमें क्या कहते हैं हम सारे के सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे, कैसे फार्मूलाज ड्राइव हुए उनका भी सब कुछ बताऊंगी और इनकी वैल्यूज़ भी बताऊंगी। अगर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि एच की वैल्यू, मैम ने बोला था कि एच की वैल्यू क्या होती है, तो एच की वैल्यू चलो लिख ही लो। एच की वैल्यू होती है 6.6। आपने पहले भी पढ़ी होगी अपने चैप्टर को करने। ये तो बहुत जो मॉडल ऑफ एटम एक बीच का एक थोड़ा सा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने इसके कुछ क्विक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया कि बोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। तो एच की वैल्यू ये होती है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, ये भी लिख लो, 1.6 × 10⁻⁹ बाकी मैं आपको बताऊंगी बाद में, जब हम फार्मूला पढ़ेंगे ना उसमें भी बहुत सारी वैल्यूज़, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होगी, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद रखनी होगी, और वही आपके इसमें एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।